हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान के क्लास 12 में चैप्टर 8 के अंतर्गत संक्रमण तत्वों या डी ब्लॉक तत्वों की आयनन एंथैल्पी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 11 में आयनन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है कि कोई भी तत्व का जो परमाणु है उसको आयन में परिवर्तित करना है। तो आयन में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो उसकी आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो कोई भी परमाणु आयन में कैसे बदला जाएगा? सबसे पहले वो परमाणु अगर वो ठोस अवस्था या द्रव अवस्था में, तो उसको गैसीय अवस्था में ले जाएंगे। तो विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होगी वो ऊर्जा उसकी आयनन एंथैल्पी कहलाती है, जिसको हम इस उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। मान लिया सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। अगर हम इसके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये हो जाएगा 2,8 और ये प्लस बन जाएगा। अगर इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो 11 प्रोटॉन होते हैं, 12 न्यूट्रॉन होते हैं। के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। के के बाद एल आएगा, एल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8। के एल एम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने का मतलब है इस पर नाभिक का आकर्षण लग रहा है। तो ये नाभिक द्वारा, ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन, ये सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा आकर्षित होंगे। इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर भी नाभिक का आकर्षण लगेगा और हम की आकर्षण के विरुद्ध इसको बाहर ले जाना चाहते हैं। तो जितना आकर्षण बल लग रहा है उससे ज़्यादा जब बल लगाएंगे तो तब ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के आकर्षण के विरुद्ध क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो आकर्षण बल के विरुद्ध किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो उसकी आयनन एंथैल्पी होती है। और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो परमाणु जो होता है वो धनायन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो आयनन एंथैल्पी में क्या होता है? किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही उसकी क्या कहलाती है? आयनन एंथैल्पी कहलाती है। आयनन एंथैल्पी को देखिए कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। देखिए कौन कौन से कारक हैं जो आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो है, आयनन एंथैल्पी जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है परमाणु त्रिज्या की। क्योंकि यदि परमाणु त्रिज्या अगर कम होगी तो नाभिक का आकर्षण ज़्यादा होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें पहले से ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो परमाणु त्रिज्या की व्युत्क्रमानुपाती होती है। आयनन एंथैल्पी जो होती है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती। जैसे जैसे नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें पहले से ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिससे आयनन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। जैसे हमने देखा होगा Na+ तो संभव है लेकिन Na2+ संभव नहीं है, क्योंकि जब ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है Na+ बन जाएगा। अब ये इसकी संरचना जो होती है वो बहुत ही स्थायी नियॉन के समान परिवर्तित हो जाएगी। अब इन 8 इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का इतना प्रबल आकर्षण लगता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, इसलिए इससे द्वितीय इलेक्ट्रॉन को निकाला नहीं जा सकता है। तो जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा आयनन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। तीसरा जो होता है, आयनन एंथैल्पी जो होती है वो समानुपाती होती है अर्धपूर्ण कक्षक, अर्धपूर्ण या पूर्ण उपकोष। अर्धपूर्ण पूर्ण उपकोष का मतलब है जैसे हमारे पास P उपकोष है या D उपकोष है, या तो अर्धपूर्ण हो तो अत्यधिक स्थायी, जैसे P है ये P उपकोष है ये अर्धपूर्ण हो, या D उपकोष है ये अर्धपूर्ण हो। तो अगर अर्धपूर्ण उपकोष हैं तो ये अत्यधिक स्थायी होते हैं और अत्यधिक स्थायी से इलेक्ट्रॉन निकालने की अत्यधिक ऊर्जा चाहिए, इसलिए इनकी आयनन एंथैल्पी उच्च हो जाएगी। या तो ये पूर्ण हो जाएं, पूर्ण रूप से भर जाएं, तब भी इस स्थिति में भी इनकी आयनन एंथैल्पी का मान बहुत ही उच्च होता है। तो ये तो हो गए आयनन एंथैल्पी से परिचय। अब हम लोग डिस्कस करेंगे संक्रमण तत्वों की आयनन एंथैल्पी के बारे में। तो इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फिर देखते हैं हम लोग आगे। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे संक्रमण तत्वों की आयनन एंथैल्पी के बारे में। तो देखिए आयनन एंथैल्पी हमने बताया परमाणु त्रिज्या पर निर्भर करती है। तो डी ब्लॉक के तत्व जो हैं एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएँ सबसे बड़ी होती हैं। परमाणु त्रिज्याएँ बड़ी होने के कारण इनकी आयनन एंथैल्पी सबसे कम होती है। फिर इसके बाद आता है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्या एस ब्लॉक से छोटी हो जाएंगी, और एस ब्लॉक से जब छोटी होगी तो नाभिक का आकर्षण ज़्यादा होगा, जिससे डी ब्लॉक के तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान एस ब्लॉक से ज़्यादा हो जाएगा।
क्योंकि परमाणु त्रिज्या एस ब्लॉक से छोटी हो जाएगी। फिर आते हैं पी ब्लॉक पर। पी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं एस और डी ब्लॉक से भी छोटी हो जाएंगी, और जब एस ब्लॉक के तत्वों से छोटी होंगी तो आयन एंथैल्पी का मान बहुत ही उच्च होगा। तो कह सकते हैं आयन एंथैल्पी का जो ऑर्डर चलेगा वो इस प्रकार से चलेगा, एस ब्लॉक से डी ब्लॉक के तत्वों की आयन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, और डी ब्लॉक से पी ब्लॉक के तत्वों की आयन एंथैल्पी डी ब्लॉक से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आयन एंथैल्पी का क्रम चलेगा कि क्या कारण है कि डी ब्लॉक तत्वों की आयन एंथैल्पी जो होती है, आयन एंथैल्पी एस ब्लॉक के तत्वों से उच्च होती है तथा डी ब्लॉक के तत्वों से कम होती, पी ब्लॉक के तत्वों से कम होती है। तो उसका आंसर यही हो गया, क्योंकि इनकी जो परमाणु त्रिज्याएं एस ब्लॉक से छोटी हो गई तो आयन एंथैल्पी एस ब्लॉक से ज़्यादा हो गई, लेकिन इनकी डी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं पी ब्लॉक से बड़ी हो गई। तो परमाणु त्रिज्या जो पी ब्लॉक से बड़ी है, इसलिए आयन एंथैल्पी डी ब्लॉक के तत्वों की आयन एंथैल्पी पी ब्लॉक से कम हो जाएगी। तो ये आयन एंथैल्पी का एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के लिए ऑर्डर हो गया कि एस ब्लॉक से डी ब्लॉक की ज़्यादा है और डी ब्लॉक से पी ब्लॉक के तत्वों की आयन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं संक्रमण तत्वों की जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज में आयन एंथैल्पी किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो देखिए जो हमारे संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्व हैं, इनमें आयन एंथैल्पी जो है वो नियमित रूप से आगे नहीं बढ़ती है, इसमें कुछ अनियमितता आ जाती है। उसके कुछ कारण होते हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। प्रारंभ में एस ब्लॉक 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, मैग्नीज और आयरन तक आयन एंथैल्पी बढ़ती है। प्रथम आयन एंथैल्पी का जो मान होता है वो लगातार बढ़ता जाता है, लेकिन जब हम CONI पहुँचेंगे तो यहाँ से ये क्रम थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। हमने बताया था अभी कि इरेगुलर या अनियमित होती हैं। तो यहाँ पर इनकी आयन एंथैल्पी है, CONI की आयन एंथैल्पी, प्रथम आयन एंथैल्पी का मान कुछ कम हो जाता है, और पुनः जो है कॉपर से जिंक तक प्रथम आयन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। तो ये कुछ अनियमित जो है क्रम होता है कि स्कैंडियम से आयरन तक आयन एंथैल्पी बढ़ेगी, आयरन के बाद कोबाल्ट और निकल की आयन एंथैल्पी घटेगी, और फिर कॉपर से जिंक तक आयन एंथैल्पी फिर पुनः बढ़ती है। तो उसका कारण देखिए क्या होता है कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन तो 4s में जाता है, और 4s के बाद फिर 3D में जाएगा। यहाँ पर 3D1 होगा, 3D2 होगा, 3D3 होगा, 3D4 होगा, 3D5 होगा, 4 नहीं होता है, 3D5 यहाँ भी होगा, ये 4s1 होता है और ये 4s2 होता है, ये 3D6 होगा, ये 3D7, ये 3D8, 3D10 पूर्ण रूप से भर जाएगा, और 3D10 यहाँ पर 4s1 होगा और ये 4s2 होगा। तो देखिए अनियमित होने का कारण क्या होता है कि पहले तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं तुम्हारे 4s में, तो यहाँ पर 4 उपकोष होंगे, जैसे P हो गया, N हो गया, तो पहला हो गया K उपकोष हो गया, दूसरा हमारा L उपकोष हो गया, KL M हो गया, उसके बाद फिर N हो गया। तो K में 2 होते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद यहाँ पर पहले से 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये S में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इलेक्ट्रॉन चूँकि बाहरी कोष में न जाकर इस जो है KLM उपकोष के 3D उपकोष में प्रवेश करेगा, उपकोष में प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले मान लिया D में 1 इलेक्ट्रॉन है, स्कैंडियम में D में 1 इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम में 2 हो गए, वैनेडियम में 3 हो गए, फिर क्रोमियम में 5 हो गए। तो जब जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो नाभिक का आकर्षण बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर आवरणीय प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान बहुत ही कम होता है। शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, जिससे उस पर बाहर की ओर धक्का लगता है, नाभिक का आकर्षण से अंदर की ओर खींचता है। लेकिन ये प्रभाव यहाँ पर कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में ले जाकर बाहरी कोष से एक पीछे वाले कोष में N-1D उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं, ये N-1D उपकोष होता है। लेकिन स्कैंडियम से आयरन तक ये लगातार आयन एंथैल्पी का जो मान है बढ़ता है, ये टेंस लिखा हुआ है। उसके बाद कॉपर से कोबाल्ट और निकल के लिए इसका मान इसलिए घट जाता है कि जैसे हम आयरन के आगे जाएंगे, आयरन से शुरुआत हो जाएगी। आयरन में 6 इलेक्ट्रॉन होने में पहला इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, जिससे प्रतिकर्षण के कारण यहाँ पर स्क्रीनिंग या आवरणीय प्रभाव लगेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन या प्रतिकर्षण का इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर धक्का लगेगा, पहला इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन को
को बाहर की ओर धक्का देगा और नाभिक इसको अंदर की ओर धक्का दे आकर्षित करेगा। तो विपरीत बलों के कारण आयन एंथैल्पी का मान जितना तेज़ी से बढ़ रहा था उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। और जैसे ही कोबाल्ट और निकल की ओर पहुँचेंगे तो यहाँ पर कोबाल्ट में दो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण लगेगा। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, 3 युग्म जो है 3 जो हो गए जोड़े मिले हो, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़े में हो गए, जिससे प्रतिकर्षण बल का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि जो नाभिकीय आकर्षण में जो वृद्धि होती है वो स्थिर हो जाती है। मतलब आकर्षण तो बढ़ रहा है लेकिन साथ प्रतिकर्षण ही बढ़ रहा है। प्रतिकर्षण के कारण आयन एंथैल्पी जितनी बढ़नी चाहिए वास्तव में उतनी नहीं बढ़ पाती है, जिससे जो परिणामी आयन एंथैल्पी का मान प्रतिकर्षण के कारण कोबाल्ट और निकल के लिए कम हो जाता है। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि जैसे ही कोबाल्ट और निकल पहुँचेंगे तो इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण प्रतिकर्षण बल प्रभावी होता है, जिससे आवरणीय प्रभाव या स्क्रीनिंग प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव बढ़ने से कुछ क्या होगा, नाभिकीय आकर्षण कम हो जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्या कुछ बड़ी हो जाती है और आयन एंथैल्पी के मान कोबाल्ट और निकल के लिए पुनः क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसके बाद फिर आगे लिखा हुआ है टेंस में कि कॉपर और जिंक के लिए बढ़ता है। तो उसका कारण यह है, अभी बताया था, आयन एंथैल्पी अर्धपूर्ण कक्षकों पर भी निर्भर करती है, अर्धपूर्ण या पूर्ण भरे हुए उपकोष पर भी निर्भर करती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर का 3D उपकोष पूर्ण रूप से भर गया और जिंक का भी 3D उपकोष पूर्ण रूप से भर रहा है। तो यहाँ पर 4s भी पूर्ण रूप से भर गया। तो जब तत्वों के उपकोष जो होते हैं अर्धपूर्ण या पूर्ण होते हैं तो आयन एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। तो कॉपर और जिंक के केस में इनकी आयन एंथैल्पी इसीलिए बढ़ रही क्योंकि इनके जो डी उपकोष हैं वो पूर्ण रूप से भर जाते हैं, जो अत्यधिक स्थायी होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए कॉपर और जिंक के आयन एंथैल्पी का मान बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा किस प्रकार से ये ट्रेंड्स वर्क कर रहा है कि Fe तक बढ़ने के बाद CO और Ni तक इसलिए घटती है क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाता है। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम संक्रमण तत्वों की आयन एंथैल्पी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्या कारण है कि कॉपर और जिंक में, कॉपर की प्रथम आयन एंथैल्पी की बात करें, कॉपर की प्रथम आयन एंथैल्पी जिंक से कम होती है, जिंक की प्रथम आयन एंथैल्पी से कम होती है। बट लेकिन कॉपर की द्वितीय आयन एंथैल्पी जिंक की द्वितीय आयन एंथैल्पी से अधिक होती है। तो मतलब प्रथम कम है जबकि द्वितीय ज़्यादा है। तो उसका आंसर देखिए क्या होगा, कॉपर Cu से जब Cu प्लस बनेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये प्रथम आयन एंथैल्पी हो गई। अब यहाँ 3D10 है, 4s 1 है, और यहाँ पर क्या आएगा, 3D10 आएगा। अब जिंक की बात करते हैं। तो जिंक में क्या होगा, जिंक में Zn से Zn प्लस बनेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो ये प्रथम आयन एंथैल्पी हो गई। यहाँ पर 3D10 होगा और ये 4s 2 से ये 3D10 4s 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या अंतर है। ये पूर्ण स्थायी है, ये स्थायी है, स्थायी है, ये कैसा है, अस्थायी हो गया कुछ। तो यहाँ पर हमने बताया था कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आयन एंथैल्पी मान ज़्यादा होता है। तो जिंक की जो प्रथम आयन एंथैल्पी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जिंक से 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अस्थायी में परिवर्तित हो रहा है, स्थायी से अस्थायी में परिवर्तित हो रहा है। इसलिए जो है जिंक की आयन एंथैल्पी कॉपर की प्रथम आयन एंथैल्पी से ज़्यादा होगी। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या कारण है कि कॉपर की जो है द्वितीय आयन एंथैल्पी जिंक से ज़्यादा होती है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो द्वितीय आयन एंथैल्पी की आवश्यक, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो ये Cu2+ बन जाएगा। जिंक से भी दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो Zn2+ हो जाएगा। अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो द्वितीय आयन एंथैल्पी बोली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3D10 होगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 3D9 आएगा। यहाँ पर क्या हुआ, 4s 1 से और यहाँ पर 4s आएगा। अब यहाँ पर स्थिति बदल चुकी है पहले से। अब ये क्या है, कॉपर 3D10 मतलब ये स्थायी है, स्थायी से अस्थायी में बदल रहा। अब यहाँ पर क्या है, ये अस्थायी से क्या बदल रहा है, अस्थायी से स्थायी बदल रहा है।
तो देखिए हमने बताया कि स्थायी से अस्थायी बदल रहा है तो आयन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो कॉपर Cu प्लस आयन की द्वितीय आयन एंथैल्पी ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि ये 3D10 से 3D9 हो रहा है, मीन्स स्थायी से अस्थायी बदल रहा है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदल रहा है, इसलिए द्वितीय आयन एंथैल्पी क्या होगी, कॉपर की अधिक हो जाएगी, जिंक की इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि ये अस्थायी से स्थायी बदल रहा है। जब अस्थायी से स्थायी बदल रहा है, अस्थायी कैसे, यहाँ पर 3D10 है 4s1 है, और जब s का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 3D10 आ जाएगा। 3D10 जो होता है पूर्ण भरा हुआ कोष है, इसलिए अत्यधिक स्थायी होगा। तो जब अस्थायी से स्थायी बदलेगा तो इस शीघ्रता से बदल जाएगा इलेक्ट्रॉन निकाल कर, इसलिए इसकी आयन एंथैल्पी का मान कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से समझ में आया होगा कि कॉपर की प्रथम आयन एंथैल्पी तो कम है जिंक से, लेकिन द्वितीय आयन एंथैल्पी ज़्यादा है। और जो वर्ग 12 है, वर्ग 12 के तत्व जो होते हैं जिंक कैद में है, पीछे बताया भी हमने, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इन तीनों की प्रथम आयन एंथैल्पी जो होती है, फर्स्ट आयन एंथैल्पी जो होती है वो उच्च होती है, और इनकी द्वितीय आयन एंथैल्पी जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि प्रथम में क्या होंगे, स्थायी से अस्थायी में जाते हैं इसलिए ज़्यादा होती है, और द्वितीय इसलिए कम होती है क्योंकि अस्थायी से अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्थायी इलेक्ट्रॉनिक बदलते हैं, इसलिए द्वितीय आयन एंथैल्पी कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो वर्ग 12 के तत्व हैं जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये केवल जो है मुख्य रूप से इनसे बाह्यतम कोष से 2 इलेक्ट्रॉन निकला सकते हैं, या द्वितीय आयन एंथैल्पी से उच्च आयन एंथैल्पी प्रदर्शित नहीं करते हैं, या सिर्फ जो है Zn2+ से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इनकी तृतीय आयन एंथैल्पी का मान बहुत उच्च होता है, इसलिए Zn2+ से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर Cr और Mn के बीच एक ट्रेंड्स होता है, देखते हैं हम लोग। Cr+ है, Cr+ से बनेगा Cr2+, Cr2+ एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो यहाँ पर ये प्लस से 2+ जा रहा है, इसलिए द्वितीय आयन एंथैल्पी होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये प्लस है तो 3D5 होगा और ये 3D4 हो जाएगा। अब बात करते हैं Mn की। Mn+ से Mn द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो द्वितीय आयन एंथैल्पी होगी, और यहाँ पर क्या होगा, ये 2+ एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ 3D5 था और ये 3D5 से 3D5 4s1 से क्या बनेगा, 3D5 बनेगा। अब दोनों में किसकी आयन एंथैल्पी का मान अधिक होगा, तो ये क्या है, 3D5 में क्या है, ये 3D5 में अधिक स्थायी है, ये अधिक स्थायी से कम स्थायी जा रहा है, अधिक स्थायी से कम स्थायी में जा रहा है। स्थायी, ये स्थायी है और ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कम स्थायी में जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए क्या है, 3D5 है, 3D5 है, ये कम स्थायी है, कम स्थायी है, और ये क्या है, अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी है। तो इसकी इसी आधार पर हम इसका आंसर दे सकते हैं। ये कम स्थायी से अधिक स्थायी में जा रहा है, कम स्थायी से अधिक स्थायी में जा रहा है। तो हमने बताया था कि कम स्थायी मतलब अस्थायी है, ये सॉरी यहाँ पर कम स्थायी यहाँ पर लिख सकते हैं अस्थायी, अस्थायी लिख लें, जा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर बताया था जिंक प्लस के लिए, तो यहाँ पर क्या था, अस्थायी से अधिक स्थायी में जा रहा है, तो इस अस्थायी से अधिक स्थायी में जा रहा है, इसके लिए आयन एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो Mn2+ की आयन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आसानी से स्थायी में बदल जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या, D10 से D9 जा रहा था, मीन स्थायी से अस्थायी जा रहा है, ऐसे यहाँ स्थायी से अस्थायी में जा रहा है, ये मीन्स 3D4। तो यहाँ पर इसकी आयन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो Cr की द्वितीय आयन एंथैल्पी का मान Mn की द्वितीय आयन एंथैल्पी से उच्च होता है। इसका आंसर क्या होगा, Cr की द्वितीय आयन एंथैल्पी का मान Mn की द्वितीय आयन एंथैल्पी से उच्च इसीलिए होगा क्योंकि Cr से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये अधिक स्थायी 3D5 से कम स्थायी में बदलेगा। कोई भी आयन जो होगा अधिक स्थायी से कम स्थायी में बदलने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लेगा, क्योंकि अर्धपूर्ण, ये अर्धपूर्ण होगा, अर्धपूर्ण के कोष अधिक स्थायी होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, इसलिए इसकी आयन एंथैल्पी का मान द्वितीय आयन एंथैल्पी जो Cr की द्वितीय आयन एंथैल्पी होगी, इसका मान क्या होगा, Mn की द्वितीय आयन एंथैल्पी से उच्च हो जाएगा। ठीक है। अब यदि हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालें, यहाँ पर 3D4 हो, यहाँ पर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालें, ये 2+ हो या 3+ बनाएं, तो देखिए स्थिति और अब बदल जाएगी। अब स्थिति क्या होगी, यहाँ पर पहले से विपरीत हो जाएगी। अब ये क्या है,
3D4 से 3D3 बनेगा, ये D5 से D4 बनेगा। तो ये क्या हो गया, स्थायी से अस्थायी की ओर जा रहा है। और जब Mn स्थायी से अस्थायी की ओर जाएगा तो इसकी जो तृतीय आयनन एंथैल्पी होगी वो क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। तृतीय आयनन एंथैल्पी Mn की उच्च होगी किससे, Cr से, क्योंकि स्थायी से अस्थायी की ओर परिवर्तित हो रहा है। इस प्रकार से जो है 3D श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अब जो है जो हमारे पास श्रेणियां हैं हम लोगों ने जो डिस्कस की हैं, एक तो 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी, या प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी। तो जो 5D या तृतीय संक्रमण श्रेणी है, इन तत्वों के आयनन एंथैल्पी के मान बहुत ही उच्च होते हैं। तो उसका कारण हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जो हमने परमाणु त्रिज्या बताई थी कि जो 3D और 4D तत्वों की 3D और 4D सीरीज के तत्व जो होते हैं, इनकी परमाणु त्रिज्याएँ लैंथेनाइड संकुंचन के कारण लगभग बराबर हो जाती हैं। तो जब परमाणु त्रिज्याएँ जो होंगी 5D की परमाणु त्रिज्या 4D से लगभग बराबर होगी, लेकिन नाभिकीय आवेश 5D का नाभिकीय आकर्षण 4D की तुलना में ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ 4D की अपेक्षा 5D में इलेक्ट्रॉन पहले 4F में जाएगा, और 4F के बाद जो है 5D में जाएगा, 6x, फिर 4F, फिर 5D में जाता है। तो 4F के बाद जो 5D में इलेक्ट्रॉन जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट कम होने के कारण नाभिकीय आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, और नाभिकीय आकर्षण बहुत ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है लैंथेनाइड संकुंचन के कारण। तो लैंथेनाइड संकुंचन के कारण 5D श्रेणी या थर्ड ट्रांजिशन श्रेणी के तत्वों की आयनन एंथैल्पी के मान सबसे हाईएस्ट, सबसे उच्च होते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है जो 5D श्रेणी के तत्वों के आयनन एंथैल्पी के मान बहुत उच्च होते हैं। तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण 5D श्रेणी के तत्वों की आयनन एंथैल्पी बहुत उच्च हो जाती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी होने के कारण नाभिकीय आकर्षण सबसे प्रबल होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने आयनन एंथैल्पी के बारे में अध्ययन किया। अब इसके सेकंड वीडियो में हम आयनन एंथैल्पी से संबंधित बनने वाले बहुत से एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसका जो सेकंड पार्ट है आयनन एंथैल्पी का, ये जरूर देखें, क्योंकि इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक कर दें। थैंक यू।